हाय एवरीवन, मैं हूं भरत शर्मा और आज हम लोग सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग अ रियल टाइम एग्जांपल। और हम लोग उसे स्टार्ट से लेके एक ऑप्टिमाइज लेवल तक डिज़ाइन करेंगे एंड उसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इसमें आपको मैं डेप्थ में और भी वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी हम लोग फॉर अ बिगनर्स लेवल दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो, आप इसके साथ बने रहो। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। जैसे कि आपकी आ गई फ्लिपकार्ट, अमेज़न या एनी वेबसाइट विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ वेरी ग्लोबल लेवल। एंड ये कैसे इसको वर्क करती है, कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन तक, हम लोग इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक इन एनी सिस्टम डिज़ाइन। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्लाइंट से। सो क्लाइंट क्या होता है आपका? क्लाइंट इज़ एनी डिवाइस जो कि आपका हेल्प करता है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लाइंट क्या होता है? जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईओटी डिवाइस हो गया, एनीथिंग जिसके थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट करते हो। लेट्स से आपके पास एक है सर्वर। ओके, सो दिस इज़ योर सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ जस्ट अ मशीन विच इज़ केपेबल ऑफ रनिंग 24/7. So it has a public IP address also. Let's say it has a IP address of this. Okay, and यानी कि कोई भी वर्ल्ड में अगर कोई क्लाइंट इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है एंड वो इस पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस करेगा, तो वो इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ओके, सो इट इज़ नथिंग, जस्ट अ मशीन रनिंग 24/7, राइट। तो आगे चलते हैं। अब एक सर्वर क्लाउड पे होना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरली। हमारा सर्वर क्या है? इट इज़ जस्ट अ मशीन। तो वो आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है अगर आप उसको 24/7 आप रख सको तो, बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे AWS कम्स इनटू द पिक्चर। AWS क्या करता है? हमें एक वर्चुअल मशीन दे देता है क्लाउड पे, जो क्या करती है आपकी जो क्या आपकी एक 24/7 अप रहती है, और वो आपका एक पब्लिक आईपी के साथ, लेट्स से दिस इज़ योर पब्लिक आईपी ओनली, के साथ कनेक्टेड होती है। अब क्या है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस तो याद रखना इज़ वेरी टफ। तो अब इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करें? इसके लिए क्या होता है आपका एक आपका यूज़र रीडेबल फॉर्मेट के अंदर डोमेन नेम होता है। लेट्स से flipkart.com। ये flipkart.com को जब भी क्लाइंट एक्सेस करेगा तो उसको हम मैप कर देंगे इस पर्टिकुलर आईपी से, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर। सो ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो देयर कम्स इनटू द पिक्चर DNS सर्वर। So DNS server is nothing, just a machine. It's a kind of a directory where where this domain name is mapped with our IP address. So whenever a client calls this domain name, it goes to the DNS server, and DNS server returns the IP in return. Okay. Let's take it like this. It returns the IP in return, and client can access the server with it, right? चलो, अब ये होता कैसे है कि ये हाउ डू DNS सर्वर नोज़ कि ये flipkart.com के कॉरस्पॉन्डिंग ये IP है। तो क्या होता है, जब भी हम ये डोमेन नेम परचेज़ करते हैं DNS सर्वर से, वो एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्वर की IP रजिस्टर कराते हैं। सो वो चीज़ का एक पेमेंट होता है जो DNS सर्वर ले लेता है, एंड ये हमारे लिए रजिस्टर हो जाती है अगर अवेलेबल होता है तो। Now this particular process of resolving domain name to IP address is known as DNS resolution. Okay, so यहाँ तक क्लियर? तो लेट्स गो अगेन। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर मशीन की। अब ये मशीन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 GB ऑफ RAM एंड लेट्स से 4 CPUs. ओके,
नाउ अभी ये पर्टिकुलर एक ही क्लाइंट है, कल ये इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो देयर कैन बी मल्टीपल क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट्स क्या करते हैं, सब लोग इस सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर सर्वर के सारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाएंगे, लाइक 8 GB रैम फुल हो गया एंड इट इज़ रनिंग एट इट मैक्स कैपेसिटी एंड और रिक्वेस्ट आ रही होंगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो सर्वर है वो ओवरवेलम हो जाएगा एंड इसका हमारे पास फिर हमारी वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाएगी। तो कभी आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा होता है एंड उस दिन एकदम से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं रिज़ल्ट देखने के लिए, तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो वेबसाइट डाउन का मतलब है हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर गया, उसके फिजिकल रिसोर्सेज सारे यूज़ अप हो रखे हैं, राइट। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वन वे टू डू इज़ कि लेट्स से हम आपको लोड विल गेट इंक्रीज, सो मैं इस मशीन का ना फिजिकल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको बना देता हूँ 128 GB एंड 64 CPU की मशीन, ठीक है। Now this type of increasing server physical resources is called vertical scaling. तो वर्टिकल स्केलिंग आपके लिए क्या हो गया कि हम लोग किसी भी सर्वर के रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लाइक उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ही बढ़ा दिया, तो उसको हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं, उस सर्वर को और बड़ा बना दिया, राइट ना। सपोज सडनली लोड इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ एंड फिर इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, जैसे डायनेमिकली लोड बढ़ कम रहे, तो हम लोग इस पर्टिकुलर उसको हम बढ़ा देंगे, बट जब लोड कम होगा तब ये जो रिसोर्स है इतना ज़्यादा तो यूज़ होगा नहीं। हमें सिर्फ 8 GB की नीड थी, बट अभी लोड बढ़ा था तब 128 कर दिया ना, अगेन 8 GB की, तो बचा हुआ जितना भी मशीन की कैपेबिलिटीज़ थी वो यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ना कॉस्टली होता है और ऑब्वियसली इस टाइम पे हमारा रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है। तो अगर इंक्रीज़ करना हो सर्वर पे तो हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते ना, तो फिर हम इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड वो एक अलग इशू है, तो उसके बारे में मैं भी बात करूँगा कि जब वर्टिकल स्केलिंग होती है तो सर्वर रीस्टार्ट होता है, रनिंग नहीं रहती सर्विस। सो नाउ टेक्निकली क्लाउड क्या करता है, आपसे पूछता है कि भाई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 8 GB रैम वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एंड कल को आपके पास लोड इंक्रीज़ होता है, तो हम लोग इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने एक और सर्वर यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन का ऐड कर दिया, इसकी IP रही ये फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ऐसे ही हमने और एक और सर्वर ऐड कर दिया, अगर लोड और इंक्रीज़ हुआ तो इसकी क्या यहाँ पे IP ऐसे रही, ठीक है। नाउ सो टिल टाइम, अब फिर हमारा लोड जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो डायनेमिकली हम इसको रिमूव कर देंगे। तो टिल टाइम हमारा लोड हाई रहा तो हमने 3 सर्वर का पे किया, बट जब हमारा लोड कम हो गया तो हमें एक्स्ट्रा सर्वर का पे नहीं करना पड़ा। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बिलियन सेल आती है, ठीक है, एंड उसमें 12 बजे तक तो कुछ आपके पास रिक्वेस्ट ऐसी आई नहीं कि आपको लोड इंक्रीज़ हुआ हो, बट 11:50 पे एकदम से रश आ गया। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 12 o'clock पे आपने बोला कि हम लोग इसके अंदर ना हम सर्वर इंक्रीज़ कर देंगे, तो अब एकदम से रश आ गया, बट एट दैट टाइम हमारा जब सर्वर वर्टिकल स्केलिंग हो रहा होगा, तो मैंने बताया था कि वो रनिंग सर्वर पे नहीं होता, उसके लिए सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास 1 to 2 मिनट्स ही सही, बट डाउन टाइम रहेगा उस टाइम पे, एंड हमारी रिक्वेस्ट बहुत सारी होंगी, तो कितनी सारी रिक्वेस्ट फेल हो जाएंगी इसकी वजह से, विच इज़ अ बॉटलनेक हमारे एंड पे। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के जो एक्स्ट्रा मशीन्स हमने ऐड करी, तो इसके अंदर हमारी बेनिफिट क्या रहता है कि हमारा एक सर्वर तो हमेशा रनिंग था, जब हमने सर्वर ऐड किया जब तक वो रनिंग आया तब तक ये रनिंग था, ये डाउन नहीं किया, तो हमारी तब भी रिक्वेस्ट हैंडल हो रही थी। एंड जब वो एक्स्ट्रा सर्वर आया हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोड, एंड ऑटोमेटिकली उनका लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा वेबसाइट सही चलता रहा। इसमें हमारी वेबसाइट बहुत छोटे से टाइम के लिए स्लो होती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। दिस adding of server physical machines to the infra is known as horizontal scaling.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, मतलब सिस्टम डिज़ाइन का, वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज एडिंग ऑफ मल्टीपल सर्वर्स, एंड वर्टिकल स्केलिंग इज एडिंग इंक्रीजिंग द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ सर्वर, राइट. ठीक है, चलो ये भी हुआ. अब इसमें क्या होता है कि अब लेट्स से हमारी 3 मशीन्स हैं, सबके आईपी एड्रेस क्या है, एक का 5 है, एक का 6 है, एक का 7 है. ठीक है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कौन से वाले सर्वर पे हिट करना है, क्योंकि हमारा तो जो आईपी डीएनएस सर्वर पे रजिस्टर्ड है वो तो सिर्फ ये 10.4.2.5 है. अब 6 और 7 पे जाना है, वो कैसे पता लगेगा. सो इस केस के अंदर हमारा ऐड होता है लोड बैलेंसर. तो लोड बैलेंसर कम्स इनटू द पिक्चर इन दिस केस. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर ऐड करते हैं. ओके. अब ये लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी लोड आ रहा है उनको इन पर्टिकुलर सर्वर में बैलेंस करेगा. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे 3 सर्वर्स हैं. ठीक है. सबकी आईपी है, जो भी XYZ आईपी है. नाउ हमारा लोड बैलेंसर क्या करता है, यहाँ से क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आएगी, ओके. एंड इसको वो डिवाइड कर देगा इन पर्टिकुलर सर्वर पे डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. कूल. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पे लोड बैलेंसर की भी एक आईपी होगी, लेट्स से 10.4.3.6. ओके. तो हम क्या करेंगे, डीएनएस में सर्वर की आईपी की जगह flipkart.com के साथ लोड बैलेंसर की आईपी को रजिस्टर करा देंगे. ठीक है. तो ये क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट के थ्रू, इट विल लैंड टू लोड बैलेंसर, एंड ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल प्लेसेस में. कूल. ठीक है जी. अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन क्या करता है कि जब भी एक सर्वर है, इसको पहले भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर रिटर्न में इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, ऐसे सर्कल के अंदर वो करता रहता है. तो जब भी हम एक सर्वर ऐड कर, अब लोड बैलेंसर को कैसे पता लगेगा एक सर्वर ऐड हुआ है. तो वेन एवर अ सर्वर इज़ एडेड, फॉर एग्जांपल एक सर्वर ऐड किया हमने. ठीक है. तो ये जो सर्वर था, ये जब भी हम ऐड करेंगे और ये अप एंड रनिंग आ जाएगा, तो ये रजिस्टर कराया जाएगा लोड बैलेंसर पे. हम लोड बैलेंसर को बताएंगे हमने एक सर्वर को ऐड किया है, इसको बोलते हैं रजिस्टर करना. ठीक है. तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि चेक करेगा वेदर अ सर्वर इज़ हेल्दी और नॉट, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेगा. तो सर्वर हेल्दी का मतलब है, फॉर एग्जांपल सर्वर इज़ रनिंग फॉर एटलीस्ट अ मिनट और समथिंग, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी से वो चेक करेगा वेदर अ सर्वर इज़ हेल्दी और अप एंड रनिंग है. तो इसमें क्या बेनिफिट रहता है कि सर्वर फॉर एग्जांपल अभी रनिंग हुआ नहीं है, आ रहा है, तो लोड बैलेंसर उसको अभी भेजेगा नहीं. तो जैसे ही वो हेल्दी स्टेट में आ जाएगा, लोड बैलेंसर उस पर लोड भेजना स्टार्ट कर देगा. एंड जब भी हम एक सर्वर को रिमूव करते हैं, हमें उसे बताना होता है, डी रजिस्टर करना होता है कि हमारा ये सर्वर हट गया है, तो लोड बैलेंसर वापस इन तीनों में भेजना स्टार्ट करेगा. सो इन Amazon वर्ल्ड दिस इज़ नोन एज ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर. सो यू कैन से लोड बैलेंसर कैन ऑल्सो गो डाउन. यस इट कैन. सो ELB क्या होता है, इसके इंटरनल में ना बहुत सारी मिनी सर्विसेज चल रही होती हैं, जो कि ये इसके डाउन जाने को हैंडल कर लेती हैं ऑटोमेटिकली. दैट इज़ ऑलरेडी हैंडल्ड बाय द ELB. सो वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. नाउ लोड बैलेंसर मेजरली पिक्चर में तभी आता है जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे होते हैं.
बट वर्टिकल स्केलिंग में वी डोंट नीड लोड बैलेंसर। रीज़न बिंग हम सिर्फ एक ही सर्वर होता है, उसी को हम वर्टिकली स्केल कर रहे होते हैं, तो उसमें डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो आईपी से। इसमें आईपी मल्टीपल आईपीज़ का कोई सीन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Now technically microservice architecture, there are multiple microservices, right? So let's say we have one, let's draw a service here. Let's say we have one auth service, one payment service, okay. Let's say one we have order service, ठीक है। सो ना टेक्निकली इसमें मल्टीपल सर्विस, तो लेट्स से ये जो ऑथ सर्विस है, पेमेंट है, ये है, इन सबको हमें जाना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा सर्वर से जो रिक्वेस्ट आया है उस रिक्वेस्ट को कौन सी सर्विस हैंडल करेगी, राइट। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रैटेजी होती है कि किस वे में होता है। जनरली इन API टर्म्स ऑफ वे, इफ़ यू से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, flipkart.com/orders अगर करके आता है, इसके आगे ऑर्डर आईडी या कुछ भी होगा, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा ऑर्डर सर्विस के पास, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास है फ्लिपकार्ट, लेट्स से flipkart.com/payments and some, let's say, payment ID, then it will go to your payment service like this, right, and so on. So अब मुझे क्या करना है, हमें इसको ये राउटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे तो करना पड़ेगा। तो here what comes in picture is आपका API गेटवे। सो API गेटवे क्या करता है कि आपका कोई भी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को कौन सी सर्विस के साथ वो कराना है मैप, तो वो API गेटवे का काम होता है। तो API गेटवे इज़ नथिंग, इज जस्ट अ service which handles these routing strategies to multiple microservices, right? So this is one kind of strategy. There can be multiple type of things. So one is this, okay, कि वो depending on the URL वो अपना उस सर्विस को एक्सेस कराएगा। नाउ हो सकता है कि हर सर्विस का हो सकता है कि मल्टीपल सर्वर्स हों, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर है ऑर्डर के लिए, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है हमारे पास पेमेंट सर्विस के लिए भी मल्टीपल सर्वर्स हो जो से पेमेंट सर्विस को हैंडल करते हो, राइट। ऐसे ही हमारे पास ऑथ सर्विस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें इन सब को हैंडल कैसे करा जाए वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ रैदर देन गोइंग टू लोड बैलेंसर, हम क्या करेंगे कि DNS के अंदर API गेटवे की IP को डाल देंगे। तो API गेटवे की फॉर एग्जांपल ID थी, ठीक है, ये, तो यहाँ पे हम लोग API गेटवे की ID को डाल देंगे। सो नाउ हमारा क्लाइंट जब flipkart.com डालेगा तो DNS सर्वर उसके डोमेन के बेसिस पे API गेटवे को कॉल करेगा। API गेटवे आपका क्या करता है फर्दर में, फिर उसको पर्टिकुलर सर्विस पे डालता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर API गेटवे, ठीक है, ये इसकी सर्विस है ऐसे, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। API गेटवे क्या होता है? API गेटवे इज अ centralized reverse proxy and traffic controller that sits between the client and the backend microservices, right? Now हमें क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे पहले एक ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉल करा दें, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ सर्विस हियर, ठीक है।
तो this let's call a very small service. ओके, हम एक ऑथ सर्विस कॉल करा दे पहले। तो एपीआई गेटवे पहले क्या करेगा कि यूज़र का ऑथ चेक करेगा, ऑथ सर्विस को कॉल कराएगा, ऑथ चेक करेगा और फिर आगे भेजेगा कि कौन कौन से सेक्शंस को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देयर कैन बी एनी टाइम, बट एपीआई गेटवे का काम यही है कि क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आया उसके बाद हम लोग उसको पर्टिकुलर सर्विस पे रीडायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो अब सेकेंड थिंग इज़ कि हो सकता है ना, सपोज वी हैव अ यूज़ केस वेयर आई वेबसाइट नीड्स टू बी ब्रॉडकास्ट अ नोटिफिकेशन, ठीक है, टू 1 million यूज़र फॉर सेल्स। नाउ इफ़ यू नॉर्मली रन वी विल हैव लाइक सर्विस पे सिर्फ एक ही सर्वर होगा, तो हमें क्या होगा, हमें 1 million लूप चलाना पड़ेगा नोटिफिकेशन सबको भेजने के लिए, विच इज़ नॉट फिजिबल ऑब्वियसली, इट विल स्लो आवर सर्विस अ लॉट। अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट सर्विस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक पेमेंट सर्विस है। पेमेंट सर्विस क्या करती है कि हमारी एक यहाँ पे ईमेल सर्विस है, उसके साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीमेल की तो ईमेल सर्विस हमारा जीमेल की एक्सटर्नल सर्विस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजनी होंगी तो मैं लूप में चलाऊंगा, एक ही सर्वर होगा तो, और उस सर्वर को फिर हर एक के लिए ईमेल भेजा जाएगा, वो जीमेल पे रीडायरेक्ट करेगा थर्ड पार्टी पे, फिर मेल भेजेगा, फिर वापस आएगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर हम एक ही सर्वर को सारा काम दे देंगे तो इट विल बी वेरी टफ। अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल वर्कर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया था मल्टीपल सर्वर्स, तो हम लोग पेमेंट सर्विस के लिए भी मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारा एपीआई गेटवे यहाँ पे क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल इसको पीछे ले आते हैं, ठीक है, एंड इसको भी ले आते हैं, इन सब के सर्वर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ओ आजा आजा, ठीक है, एंड ये वाले सर्वर्स भी इधर आ गए। नाउ एपीआई गेटवे रादर देन डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द सर्विस सर्वर दे कैन मल्टीपल, तो हमारे पास हर उसके बीच में एक लोड बैलेंसर आ जाएगा। तो हर सर्विस के अंदर हमारे पास एक आ गया लोड बैलेंसर, हर सर्विस का एक पर्टिकुलर लोड बैलेंसर। अब एपीआई सर्विस क्या करेगा, रैदर देन कॉलिंग द सर्विस का सर्वर, वो इस लोड बैलेंसर को कॉल कराएगा। ठीक है, और ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। राइट, सिमिलरली इधर तो इस नाउ लोड बैलेंस मतलब, और हमारे पास एपीआई गेटवे से इस पर्टिकुलर के आईपी पे जाएगा और ये पर्टिकुलर सर्वर पे लेके जाएगा लोड बैलेंसिंग। तो मल्टीपल सर्वर कैन वर्क लाइक दिस, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एपीआई गेटवे का लोड बैलेंसिंग। इसके बाद हमारी सर्विसेज कॉल होंगी। ये टिपिकली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इस तरीके से ही काम करता है। नाउ अब क्या है कि हमारी जैसे पेमेंट सर्विस है, ठीक है, उसके अंदर हमारी जब भी पेमेंट हुई, एक इवेंट अकर हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा फिर बाद में हमें सबको ईमेल भेजना है कि भाई पेमेंट हो गया है। ठीक है, अब ईमेल सर्विस व्हाट इट विल डू इज़ इट विल कनेक्ट विद द जीमेल का एपीआई, इंटीग्रेटेड एपीआई, एंड इट विल आस्क इट टू सेंड इट। ठीक है, अब पेमेंट सर्विस क्या करता है कि पहले पेमेंट हुआ, फिर वो ईमेल भेजेगा, फिर ईमेल वाला ईमेल जब सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, रिटर्न सक्सेस करेगा, फिर यहाँ से यूज़र को सक्सेस रिटर्न करेगा। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोसेस, जिसके अंदर हमें वेट करना पड़ा दूसरी सर्विस को ख़त्म करने के लिए अपना वर्क, एंड उसके बाद ही हम रिटर्न कर पाए। नाउ दिस
विल मेक आर पेमेंट सर्विस स्लो और हल्का सा डिले ऐड होगा सर्विस के अंदर, देन दिस इज़ अ प्रॉब्लम. हाउ टू रिजॉल्व इट? सो टू रिजॉल्व दिस व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें इस पर्टिकुलर पेमेंट सर्विस को और ईमेल सर्विस को असिंक करना पड़ेगा. हमारा पेमेंट सर्विस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस ईमेल सर्विस. ईमेल सर्विस अपना काम असिंक्रोनसली कर सकता है यहाँ पे. तो आप जनरली देखोगे ऐसे जो ईमेल्स आते हैं, हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आते हैं, तो हमारे पास 2-4 सेकंड का डिले रहता है. एंड ऑल्सो ईमेल सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पार्टी API, राइट? सो दिस API कैन ऑल्सो गो डाउन और इट कैन डिले अलॉट. सो उसकी वजह से हमारी पेमेंट सर्विस को इफेक्ट होना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग एक असिंक्रोनस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, जो क्या करेगा, हमारा ईमेल सर्विस का काम करेगा. अब ये कैसे करेंगे हम लोग? तो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, एक असिंक्रोनस सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमारा सिस्टम को, नोटिफिकेशन सिस्टम को असिंक्रोनसली हैंडल करेगा. लेट्स से ईमेल है, SMS, जो भी सिस्टम हमारा होगा, ठीक है. उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है क्यूज़ आर नथिंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो क्यूइंग सिस्टम क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे क्यू सा बना सकते हो. ये क्यू क्या, तो हमारा जब भी पेमेंट होगा, हमारा पेमेंट सर्विस क्या करेगा, एक यहाँ पे वो पुश कर देगा इवेंट कि ये हमारा छोटा सा क्यू है, राइट? ये हमारे क्यू के अंदर एक हमने वो आईडी भेज दिया, ठीक है. सिमिलरली दूसरी पेमेंट हुई, दूसरा भेज दिया, तीसरी पेमेंट हुई, तीसरा भेज दिया. और असिंक्रोनसली और यहाँ पे जब ये भेज दिया तो यहाँ से पेमेंट सर्विस से क्लाइंट को रिटर्न कर दिया सक्सेस, एंड उसका काम ख़त्म, राइट? नाउ असिंक्रोनसली ईमेल सर्विस क्या करता है, यहाँ से रीड करता है. यहाँ से इसने पुश कर दिया और यहाँ से इसने पुल किया, ठीक है. और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको लेगा और अपना भेज देगा, फिर इसको लेगा, देखेगा क्यू में है तो इसको लेगा और अपना भेज देगा, राइट? तो इसमें एक चीज़ होती है कि इसके भी ना मल्टीपल टाइप्स होते हैं कि हाउ कैन यू अचीव दिस थिंग, राइट? वन इज़ देयर इज़ अ पुश पुल मैकेनिज्म. सो यहाँ से इसने पुश करा और ये क्या करता है, बार बार पुल करता रहता है. तो ये बार बार क्या करेगा कि क्यू को जाके पूछेगा, लिसन करेगा कि वेदर देयर इज समथिंग इन द क्यू और नॉट. इफ़ नॉट देन इट्स फाइन, इफ़ इट इज़ अगेन, फिर पीरियोडिकली चेक करेगा वेदर समथिंग इन द क्यू और नॉट, फिर अगेन चेक करेगा. ऐसे ये पुल मैकेनिज्म, जो इसको बोलते हैं हम लोग पुल मैकेनिज्म, राइट? पुल मैकेनिज्म एक्चुअली, सॉरी. सो पोल मैकेनिज्म में क्या करता है कि बार बार ये क्यू से पूछता है वेदर देयर इज समथिंग इन द क्यू और नॉट. इफ़ नॉट देन अगेन वो थोड़ी देर बाद पूछता है, अगर होगा तो पुल कर लेगा और कर देगा, ठीक है. अब इसके अंदर पोल भी दो टाइप के होते हैं. वन इज़ शॉर्ट पोलिंग एंड वन इज़ लॉन्ग पोलिंग. शॉर्ट पोलिंग क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम, तो एज द टर्म सजेस्ट शॉर्ट टाइम पीरियड, कि वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में वो पूछता रहेगा. फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड और समथिंग, कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. एंड लॉन्ग पोलिंग हुआ कि वो कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इंटरवल होता है इसमें. तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स, तो ये हर 10 सेकेंड में चेक करेगा कि ये हुआ, अगर है तो ठीक है, फिर वो फिर से 10 सेकेंड में करेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस रेट पे ये आपको पुल कराना है, तो उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप पोलिंग का इंटरवल कितना लेते हो, ठीक है. इन दीज केस द बेस्ट क्यू यू कैन यूज इज SQS क्यू. SQS क्यू क्या होता है, इट इज़ सिंपल क्यू सिस्टम विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अमेज़न. तो SQS
is best in these kind of use cases where we just have to simply push and pull the events from the queue. अब क्या होता है कि देयर इज़ वन थिंग, ज़रूरी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पेमेंट पे हमें मल्टीपल सर्विसेज को काम करवाना हो, जैसे कि हमें ईमेल सर्विस से भी कराना है, हमको एसएमएस सर्विस से भी एसएमएस भी सेंड करवाना है, एंड हमको व्हाट्सएप भी कराना है, ठीक है। तो अब इन केसेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, इस इवेंट पे हमें इन सब सर्विसेज को कॉल कराना है। इन केस ऑफ एसक्यूएस तो क्या होता है कि दे इज़ जस्ट कि हमने एक पुश किया और एक अगर सर्विस ने पुल ले लिया तो वो वापस इसको हम लोग दूसरी सर्विसेज नहीं रीड कर सकती, वो एग्जिस्ट नहीं करता पुल के अंदर। सो इस केस में हम लोग एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम पब सब मॉडल, ठीक है। पब सब मॉडल क्या करता है, व्हेन ऑन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इट पब्लिशेस डेटा टू द क्यू एंड दैट पर्टिकुलर इट पब्लिशेस डेटा, एंड वो क्या करता है, जितने भी उसके सब्सक्राइबर होते हैं, नॉट क्यू, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उन सबको वो नोटिफाई कर देता है कि ये इवेंट अगर हो गया। जैसे पेमेंट अगर हुआ तो पेमेंट सर्विस क्या करेगा, सबको जाके बोल देगा कि भाई ये पेमेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि ये पेमेंट ये हो गया, एंड वो ईमेल को भी बता देगा, एसएमएस को भी बता देगा, और व्हाट्सएप को भी बता देगा। सो इंस्टेड ऑफ क्यू हम यूज़ कर सकते हैं एसएनएस। इन दिस केस SNS is called Simple Notification System. SNS क्या करता है कि जब भी आप एक इवेंट अकर हुआ तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सो इधर की केस में सब्सक्राइबर एक हो गया हमारा ईमेल सर्विस, ठीक है, एक हो गया हमारा SMS सर्विस, एंड एक हो गया हमारा व्हाट्सएप सर्विस। सो इन तीनों सर्विस को हम लोग नोटिफाई कर देंगे ये इवेंट अकर हो गया, ठीक है। इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर एसएनएस आर्किटेक्चर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कि कोई इवेंट अकर हो और सबके पास चला गया, ठीक है। नाउ इसमें एक इशू है, फॉर एग्जांपल हमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि ईमेल सर्विस को हमने जो भेजा था तो ईमेल एक्चुअल में डिलीवर हुआ भी या नहीं हुआ। जैसे किसी केसेस में हमें ज़रूरत है कि नहीं, हमें होना चाहिए ईमेल सेंड, ठीक है। अब इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट, या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये पब्लिश तो हुआ बट इसने लिसन किया कि नहीं किया, लिसन किया भी तो वो सक्सेसफुली ईमेल गया कि नहीं गया, तो वो सब रीट्राई मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी हम इसमें अकर नहीं कर सकते। तो ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का बॉटलनेक है। इन सच केसेस जहाँ पे हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट की नीड पड़ती है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज फैन आउट आर्किटेक्चर। फैन आउट आर्किटेक्चर क्या होता है कि अगर एक इवेंट अकर हुआ और आपको मल्टीपल जगह पे काम करना है, तो वी यूज़ एसएनएस, बट उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। टू ओवरकम दिस वी नीड अ फैन आउट आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स से इफ़ वी हैव यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऐड कर दें, एक हम व्हाट्सएप की क्यू ऐड कर दें यहाँ पे। लेट्स से ठीक है, दिस इज़ अ व्हाट्सएप क्यू। तो rather than sending rather than publishing it to the particular services, we publish the event ID or whatever event data to the queue, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे व्हाट्सएप सर्विस के वर्कर्स थे वो इस पर्टिकुलर क्यू को लिसन करेंगे, एंड हम लोग अगर कुछ भी इसमें अगर फेलियर आता है या फिर सक्सेस होता है, जो भी होता है, फेलियर आया या फिर
लिसन ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि ये इसको एक रीट्राई के अंदर डाल सकता है या फिर एक डेड लेटर क्यू के अंदर डाल सकता है, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट डेड लेटर क्यू। एक सेकेंड, यहाँ पे बना दिया, इसको बोल देते हैं डेड लेटर क्यू। डेड लेटर क्यू क्या होती है कि अगर कोई इन केस ऑफ फेलियर्स हम लोग क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर उसको रिकॉर्ड को हम लोग डेड लेटर क्यू में डाल देते हैं। एंड डेड लेटर क्यू को हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग उसको लिसन करते हैं और उसको रीट्राई करते हैं, वट एवर द लॉजिक वी हैव गिवन टू फॉर द रीट्राई, ठीक है। तो यहाँ से वो वर्कर का होता है। सिमिलरली हम लोग एक SMS का भी क्यू बना सकते हैं, ऐसी सिमिलरली हम लोग ईमेल सर्विस का भी क्यू बना सकते हैं। सो फॉर दीज काइंड ऑफ क्यूज वी कैन यूज सिंपल SQS, राइट। यहाँ पे SQS यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एंड ऐसे सिमिलरली SMS के लिए भी SQS यूज़ कर सकते हैं, एंड सिमिलरली ईमेल के लिए SQS यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, ऐसे करके हमारा काम कर देगा। सो दिस SNS प्लस SQS आर्किटेक्चर इज़ नोन एज फैन आउट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो रीट्राई वाला लॉजिक था वो भी हमारा हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का काम भी हो जाएगा, हर हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। सो दिस इज़ अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, राइट। नाउ अब एक काम करते हैं हम लोग, ये तो हमारा बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो गया सिस्टम, कि जिसमें हमारा पहले API गेटवे पे आया, API गेटवे से लोड बैलेंसर पे आया, फिर पर्टिकुलर सर्विस पे आया, फिर सर्विस के अंदर भी हम लोगों ने असिंक्रोनस टास्क चेक करा, ठीक है। एंड उसके अंदर भी हमने नॉर्मल क्यूइंग सिस्टम, फैन आउट आर्किटेक्चर एंड इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को चेक करा। सो लेट्स कम बैक टू द स्टार्ट, जहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर API गेटवे टू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा सिस्टम भी ये भी तो ओवरवेलम हो सकता है, राइट। बिकॉज दो क्लाइंट्स हैं हमारे, जो पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज दे कि हमारा ये वाला सर्वर इज ओवरवेलम हो जाए, राइट। इट कैन बी अ बॉट अटैक और फेक रिक्वेस्ट वगैरह। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड, देयर कम्स इनटू द पिक्चर अ थिंग कॉल्ड रेट लिमिटर। रेट लिमिटर क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग in a particular interval of time, so that is a rate limiter। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे 1 मिनट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 ही रिक्वेस्ट लेंगे, इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं लेंगे। अगर इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं या फिर हम लोग उसकी उस पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना आपके पास टू मेनी रिक्वेस्ट का एक मैसेज आता है, सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड रेट लिमिट, दैट इज़ ड्यू टू द रेट लिमिटर इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब रेट लिमिटर की भी ना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी हो गई लीकी बकेट, एक हो गया टोकन बकेट, ठीक है। और भी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वो आप नेट पे पढ़ सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजीज वो अपना रेट को लिमिट करता है, ठीक है। नाउ अब देखो होता क्या है कि टू मैनी रिक्वेस्ट आर कमिंग एंड यू डू कंप्यूटेशन ऑन इट, सो देयर इज़ ऑलवेज अ DB अटैच्ड। सो यहाँ पे एक डेटाबेस होगा। ये डेटाबेस क्या करता है कि आपका फॉर एग्जांपल सर्वर के साथ जो भी डेटा आ रहा है, अब डेटा यूज़र क्या करते हैं, डेटा को या तो रीड करेगा, राइट करेगा या कुछ भी करेगा, ठीक है। वो सब इस पे होगा, रीड होगा, राइट होगा, रीड राइट ऑपरेशन, और यू कैन से कर्ड ऑपरेशंस। नाउ अभी क्या होता है ना, आजकल देयर आर 3 थिंग्स, देयर इज वन इज द नॉर्मल डेटाबेस लाइक रीड ऑपरेशंस, राइट ऑपरेशन, देयर आर सम एनालिटिकल ऑपरेशंस ऑल्सो। For those analytical operations we can have some
लाइक ये डेटा को अगर हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डेटा सिंगल डेटा बेस पे अगर इतने सारे सर्वर रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा बेस भी तो ओवरवेलम हो सकता है. तो फॉर दैट वी कैन हैव मल्टीपल रीड रेप्लिकाज फॉर द डेटाबेस. रीड रेप्लिका क्या होते हैं आपके कि अगर कोई फॉर एग्जांपल डेटाबेस है, ठीक है, और उसके हम लोगों को अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग रेप्लिकास बनाते हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस का. ठीक है, ये पर्टिकुलर जो मेन डेटाबेस है आपका, दिस इज़ योर मास्टर डेटाबेस. ठीक है, all the write operation will occur on this master database only, not on the read replicas. इस रीड रेप्लिकाज में ना एक और वो होता है, ट्रेड ऑफ होता है कि ये थोड़ा सा आपका डिलेड होता है. मतलब आपके पास लेटेस्ट डेटा इसमें कभी कभी नहीं होता. और अगर इसकी वजह से एक चीज़ होती है, अगर आपका सर्वर को रीड करना है कोई, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे आपका इट इज़ क्रिटिकल, रीड क्रिटिकल, लाइक यू नीड एक्यूरेसी इन रीड, सो आप मेन डेटाबेस से डायरेक्ट रीड कर सकते हो. बट इन केस कोई एनालिटिक, जैसे कि कभी कभी कुछ कंपटीशन करने होते हैं, कोई रैंकिंग होती है, वेयर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज़ फाइन, देन आप रीड रेप्लिका से रीड कर सकते हो. इससे दो बेनिफिट होता है. एक तो हमारा मास्टर डेटा बेस के ऊपर लोड कम हो जाता है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और रीड रेप्लिकास आपके अलग अलग सर्वर्स पे होते हैं, तो आपका जो रिक्वेस्ट होती है वो अलग अलग सर्वर पे जाती है, तो लोड डिवाइड हो जाता है. राइट नाउ ये तो अब कभी भी डीबी का ऐसा कुछ काम होता है तो हमारी एक चीज़ और ऐड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैशिंग. जहाँ पे हमारी कंप्यूटेशन अगर यूज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर रहे हैं एंड उस टाइप ऑफ डेटा को हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं. तो कभी भी सर्वर पे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो पहले सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी कैश पे. तो जनरली कैशिंग के लिए हम लोग रेडिस यूज़ करते हैं जो एक इन मेमोरी कैश है, एंड कैश से रिक्वेस्ट जाएगी. अगर यहाँ पे नहीं होता है डेटा अवेलेबल तो हम लोग डीबी को कॉल करेंगे, एंड डीबी से हम लोग फिर कैश को अपडेट करेंगे, एंड कैश अपडेट करके हम लोग रिटर्न कर देंगे यूज़र को. ठीक है, दिस अगर यहाँ पे नहीं मिलता है और डीबी पे जाके हम लोग फिर कैश अपडेट करते हैं, दिस थिंग इज़ कॉल्ड कैश मिस. कैश मिस का मतलब है कैश में वो डेटा अवेलेबल नहीं मिला और हम लोग डीबी को जाके चेक कर रहे हैं. ठीक है, इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि कैश पहली बात तो इन मेमोरी होती है, तो इट इज़ वेरी फास्ट. हमारी डीबी कॉल्स और डीबी कनेक्शन कॉल्स कम हो जाती हैं, तो हमारा जो लेटेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एंड हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बढ़ जाता है. टाइम डिक्रीज़ होके फास्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ अब हो सकता है, अब हमारे पास रियलिटी में क्या होता है, क्लाइंट ना अलग अलग लोकेशन पे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लाइंट है, ये है हमारा यूएस में, एक क्लाइंट है इंडिया में, एक क्लाइंट है आपका जापान में. अब ये हर जगह से आपके इनको एपीआई गेटवे को कॉल कर रहा है और हमारा डेटा लेकर आ रहा है. अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर रीजन से कॉल गया एंड वो गया इंडिया वाले उस पर, तो इसमें क्या सीन है, आपका एक कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है विच इज़ देयर कम्स इन द पिक्चर. इसको फास्ट करने के लिए CDN और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. अमेज़न इसको क्लाउड फ्रंट भी बोलता है. तो CDN क्या करता है कि आपकी जैसे CDN, फर्स्ट ऑफ ऑल CDN के सर्वर्स हर रीजन में अलग होते हैं. लाइक आपका जापान का एक CDN का सर्वर होगा, CDN यहाँ पे भी होगा, CDN इधर भी होगा, एंड एक CDN US का होगा. तो दिस इज़ योर जापान, दिस इज़ योर US, and this is your India.
ठीक है। तो आपका जब भी एक क्लाइंट कॉल करता है तो वो क्या करता है, आपके नियरेस्ट CDN से कनेक्ट करता है सबसे फॉर एग्जांपल US वाले ने कॉल किया एक इमेज को गेट कराने के लिए। नाउ अब CDN पे क्या हुआ कि आपने नियरेस्ट CDN पे कनेक्ट करा US वाले को। इस पे ये क्या CDN क्या करता है, उस पर्टिकुलर इमेज को अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो वो सर्वर को कॉल कराता है एंड यहाँ से वो क्या करता है कि आपका इमेज को गेट करता है, अपने पास कैश करता है और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देता है, ठीक है, क्लाइंट को। अब क्या होता है, सपोज उसी रीजन के अंदर एक और क्लाइंट आता है एंड वो फिर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, दिस इज क्लाइंट 2 फॉर द सेम इमेज। तो अब क्या करेगा, वो ऑलरेडी CDN के पास इमेज एग्जिस्ट करती थी तो वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट को सीधा रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, फॉर एग्जांपल वो किसी प्रोडक्ट की इमेज थी, एक प्रोडक्ट को एक्सेस किया एंड उस प्रोडक्ट को हमारे पास CDN में अवेलेबल नहीं था, तो वो प्रोडक्ट का वो गेट कराया फॉर द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड उस प्रोडक्ट की जो इमेजेस और वीडियोस थी वो अपने पास उसने कैश करा ली। अब वो फिर से किसी और मल्टीपल क्लाइंट्स ने कॉल करा सेम चीज़ के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर CDN पे उसको मिल जाएगा एंड वो रिटर्न आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमें सर्वर कॉल्स हमारी डिक्रीज़ हो गई और रिस्पॉन्स हमारा टाइम भी कम हो गया, राइट। एक और बेनिफिट है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल US का क्लाइंट था, उसको जो इमेज चाहिए थी वो इंडिया के सर्वर पे डिप्लॉयड थी, तो वहाँ से अगर डेटा लेकर आ रहा है तो फिर उसको बार बार क्रॉस कंट्री या क्रॉस रीजन कॉल्स नहीं करनी पड़ रही, तो वो एक डिले भी हमारा सेव हो जाता है CDN के केस में। नाउ इससे हमारा काफ़ी लेटेंसी भी डिक्रीज़ हुआ और इससे हमारा नियरेस्ट CDN को एक्सेस किया तो बेनिफिट भी हुआ। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, हमने डिस्कस करी CDN के बारे में, कैशिंग के बारे में, DB के बारे में, रेट लिमिटिंग के बारे में, लोड बैलेंसर्स के बारे में, API गेटवे, IP, सर्वर, क्लाइंट, मल्टीपल सर्विसेज, क्यूइंग सिस्टम, सिंक्रोनस असिंक्रोनस टास्क एंड आपका उसके अंदर भी आपका फ़ैन आउट आर्किटेक्चर, SQS, SNS, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, विच इज़ अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम डिज़ाइन। तो हमारी काफ़ी इस चीज़ को लेके नॉलेज बढ़ी एंड ऑन अ वेरी बेसिक लेवल दिस इज़ एन एडवांस सिस्टम एंड अगर आप इतना भी अच्छे से जानते हैं तो आपको काफ़ी बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो गई है। इसके अलावा भी बहुत डेप्थ में है, मैं आगे की वीडियोस में आई डिस्कस अबाउट मल्टीपल थिंग्स इन डेप्थ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड ऑल्सो शेयर दिस नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग। आई होप मैं आपके डाउट्स एंड उन सब चीज़ों को आई होप आपके डाउट्स वगैरह को मैं क्लियर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू।